अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैर होगी। खुदा हमारे मुल्क को शर और शरीरों से बचा के रखे, हमें अपनी पाक हिफाजत में रखे, आमीन। शहर से बाहर होने की वजह से काफ़ी दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी। खबरें बहुत सी जमा हो गई हैं, लेकिन जो मेरे लिए नहीं है और मैंने कुछ एक दो दिन में देखी हैं, वो मैं आज उसको करती हूँ आपके गोश गुजार। सबसे पहली बात तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो स्टिल जेल में ही हैं और बड़े परेशान हैं, काफ़ी मुश्किलात में हैं। परेशान लफ्ज़ तो गलत है उनके लिए, क्योंकि उनके हौसले बड़े बुलंद हैं और खुदा उनको ऐसे ही रखे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराज़ी दे, ताकि वो अपने मकसद में खूब कामयाब हो सकें। और दूसरी बात है, खान साहब ने खबर दी है, उन्होंने कहा है कि जो अगर मैं कोयटा गया तो उन्होंने मुझे कत्ल कर देना है। खान साहब इस तरह की पेशन गोइयाँ अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, खुदा उनकी जान की बड़ी हिफाजत करे। इमोशनल करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते और गाहे बगाहे वो लोगों को इमोशनल करते रहते हैं। खुदा उनकी जान की बड़ी हिफाजत करे, क्योंकि ये इस तरह की सियासत भी किस काम की है कि जिसमें मतलब सियासत तो होती है, सियासत तो नाम ही इसी चीज़ का है, दिल में कुछ बाहर कुछ, तो उसमें क्या एक दूसरे को, ये गलत है। खैर, खुदा जिसकी हिफाजत करता है वो बंदा जब तक जाता है इस दुनिया में रहता है और वो रहता है, अपने तमाम कामों की कंप्लीट भी कर लेता है। अच्छा जी, बात करते हैं असद उमर साहब की। असद उमर साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी जो है वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद वो बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला इंटरव्यू दिया, आज मैं वही इंटरव्यू आपको सुनाने लगी हूँ, जो काफ़ी वायरल भी हुआ है, उस पर काफ़ी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उसमें उनसे सवाल किया गया असद उमर साहब से कि आप जो हैं कि पहले तो आप उनके साथ थे और अब आप जो हैं उनका कह रहे हैं कि मैं उनके साथ जो है वो मतलब मैं उनकी स्ट्रेटजी के साथ इत्तेफाक नहीं करता। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ, मैं पहले से ही उनको कह रहा था कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं और जिस सिमत में हम जा रहे हैं उसके जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे नहीं होंगे। और वही हुआ कि बाद में जो है हम किसी और तरफ निकल गए और मुझे इस तरह की सियासत पसंद नहीं है, ना मैं उनकी स्ट्रेटजी के साथ जो हूँ मैं मतलब इत्तेफाक नहीं करता। मैं उनको पहले भी बहुत दफ़ा कहता था कि हम सबको मिलकर बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए तमाम लोगों को, लेकिन खान साहब इस बात को नहीं मानते थे और वो हमेशा इस बात को रिफ्यूज़ कर देते थे। और फिर उनसे पूछा गया कि और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो जब मैं किसी खान साहब की बात को अगर मैं एग्री नहीं करता तो मैं उसकी इम्प्लीटेशन भी नहीं करवा सकता। तो फिर उनका हम ख्याल कोई बंदा होना चाहिए जो उस बात को माने और फिर उस पर अमल भी करवाए। तो इसलिए जब मैं बाहर आया, गिरफ़्तारी के बाद जब मैं बाहर आया, तो मैंने अपना ना सिर्फ के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया, बल्कि और भी जो ओहदे थे छोटे छोटे मेरे पास, वो भी मैंने छोड़ दिए। मैंने खान साहब को मैसेज भेजा था, लेकिन खान साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और जो है कि उन्होंने ये कहा कि जब बाद में इमरान और अपनी ज़मानत के लिए गए तो अच्छा, और ये जब खान साहब ने अभी ये परसों जो है खान साहब गए थे कोर्ट रूम अपनी ज़मानत के लिए, तो वहाँ असद उमर भी उनसे मुलाकात के लिए गए, लेकिन खान साहब ने बड़ा सारे रिपोर्टर्स के सामने बड़ा सर्दमहरी का मुजाहरा किया और उनसे बिल्कुल उनको भाव नहीं दिया। और उसी रात को फिर असद उमर साहब ने ये काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये इंटरव्यू दिया और बड़ा जिसको कहते हैं चशमकुशा इंटरव्यू है, जिससे काफ़ी कुछ खुल के सामने आ गया। अब उन्होंने कहा कि खान साहब को समझाया था कि ओहदा क्यों छोड़ा है,
लेकिन उन्होंने इस बात को वो हिसाब में नहीं लाए। और मैंने उनको ये कहा था कि हमें 2 कदम पीछे हटने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ज़रूरी नहीं है कि हमें जो हमारी जो आइडियल आउटकम है उससे हमें नीचे आकर जो है वो सॉल्यूशन निकालना होगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। असद उमर ने कहा कि जो स्ट्रेटजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं वो खान साहब की स्ट्रेटजी है, उनकी मर्ज़ी, वो लीडर हैं, जो भी स्ट्रेटजी इख्तियार करें। लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता पीटीआई में रहते हुए, क्योंकि उन्होंने पीटीआई से नहीं मतलब इस्तीफ़ा दिया, मतलब पीटीआई को नहीं छोड़ा, सिर्फ सेक्रेटरी जनरल के ओहदे को छोड़ा और छोटे छोटे जो ओहदे थे उनको इसलिए छोड़ा कि वो उनकी स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करते। और फिर आप ये हिसाब लगाएं कि कितनी फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ गई होगी असद उमर साहब की, कि उन्होंने सामने आके इस तरह का इंटरव्यू दिया और सब कुछ क्लियर किया है। और जितने लोग बाकी पीटीआई को छोड़ के गए हैं, सब ने पीटीआई को बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन वाहद उनमें से ये एक जेंटलमैन थे असद उमर साहब, जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और बाद में भी जितनी बातें की हैं, जो इस इंटरव्यू में भी आप सुनेंगे, वो बड़ी दलील से की हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सब बातों को क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, असद उमर ने ऐसी कोई बात नहीं की और सिर्फ ये कहा कि मैं उनकी स्ट्रेटजी से एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा बतौर सेक्रेटरी जनरल मेरा काम हिकमत अमली पर अमल करना है, लेकिन मैं स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करता हूँ। इसलिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इन बातों पर यकीन रखे। और उन्होंने कहा कि जो है इख्तिलाफ, सवाल था कि आपका ये इख्तिलाफ जो है वो 9 मई से जो हुआ उसके बाद शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, 9 मई से पहले ही मैं इमरान खान से इख्तिलाफ कर रहा था। और असद उमर ने कहा हम पहले से कह रहे थे कि हमारी जो जमात है वो मुख्तलिफ सिमत में जा रही है, और वही जो थी वो सब कुछ जो हम बोल रहे थे वो 9 मई को होता हुआ नज़र आया। और हर जगह जो है खान साहब ने हर जलसे में, हर जुलूस में, हर जगह पे खान साहब ने डर्टी हैरी, मीर सादिक, मीर जाफ़िर, आईसीआई, डीजी, सब के सब जो फ़ौज थी उनको वो बुरा भला कहते रहे और हर किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। असद उमर वाज़े तौर पर ये बात कह रहे हैं कि पार्टी को 9 मई से पहले भी जिस तरीके से चलाया जा रहा था वो डायरेक्शन बिल्कुल गलत थी। मैं टकराव की स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैं इन बातों से इत्तफाक नहीं करता। मैं बारहा दफ़ा ये बात कह चुका हूँ। ये क्या कि दीगर सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चैनल पर बैठकर कहता रहा हूँ सियासतदानों को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 3 या 5 अफसर, वो फ़ौजी अफसरों की बात कर रहे हैं, जो हैं वो गलत फ़ैसले कर रहे हैं, यानी फ़ौज की बात हो रही है, लेकिन इदारा 6 अफसरों का नहीं, 6 लाख फ़ौजियों का भी नहीं। इदारा कौम का है। इसलिए अगर हम अपने आप को कौमी लीडरशिप कहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कौम को लीड करें, और कौम का जो अहम तरीन इदारा है उसको भी हम लीड करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उस अफसर की ज़िम्मेदारी नहीं। ये बहुत वैलिड बात की है असद उमर साहब ने, बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। और ये बात है कि मैं ये कहूँगी कि वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही मुज़ाकरत की बात करता था, लेकिन इमरान साहब इसके हक़ में नहीं थे। वही जो उनकी पुरानी आदत है कि मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अब आजकल वो मुज़ाकरत के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आओ मेरे साथ बात करो। मसला ये है कि वो कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ आर्मी चीफ से। मैंने इनको बहुत से पैगाम भिजवाए हैं, लेकिन वो पैगाम का जवाब नहीं देते। सवाल, 9 मई से आप ये कर रहे थे कि इख्तिलाफात के बावजूद पॉलिसी पर चलते रहे। उन्होंने कहा मैंने 12 दफ़ा ये बात की सियासतदानों को मिल बैठकर हर मसले का हल निकालना चाहिए। दूसरा, मैंने आपके प्रोग्राम में बैठकर 2022 में अप्रैल में कहा था कि फ़ौज मेरे लिए एक इमोशनल इशू है। ये बहुत वायरल हुआ था। असल बात ये है कि असद उमर और मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं वो दोनों सगे भाई हैं,
اور ان کے فادر فوج میں تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ ایموشنل ایشو ہے. انہوں نے کہا میں بار بار بات چیت کا ڈیسیژن لیتا ہوں جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے، اور عمران صاحب اتفاق نہیں کر رہے. اور میں کیوں یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کے آگے ہمیں خطرات نظر آ رہے تھے. ویسے ان ساری باتوں سے یہ تو صاف ہو گیا کہ جنرل سیکرٹری اور اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین سے زیادہ میچور ہیں. حالانکہ جو اسد عمر کی انٹری ہے سیاست میں وہ خان صاحب سے 15 سال کے بعد ہوئی ہے، اور لیکن اس کا وہ جو بات کر رہے ہیں ان سے ان کی میچورٹی صاف نظر آ رہی ہے. لیکن اسد عمر نے خان صاحب سے زیادہ میچور ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا گزشتہ سال اکتوبر میں قمر جاوید باجوہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں بھی تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ ہم مسائل کا حل ڈھونڈنے میں ناکام رہے. انہوں نے کہا چیئرمین صاحب کو بہت دفعہ بہت کچھ کہا لیکن وہ نہیں مانے، ان کو میسج بھی بھیجے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ سوچے بات کہاں تک پہنچ گئی ہوگی کہ ان کو کورٹ روم میں خان صاحب نے جو سرد مہری کا مظاہرہ کیا، اور بعد میں جو ہے انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا ان کو، اسد عمر صاحب کو. لیکن اسد عمر صاحب اپنے عہدے چھوڑے ہیں انہوں نے، لیکن وہ ابھی تک پی ٹی آئی میں ہی ہیں. ایسی صورتحال میں اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے ہم سارے سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور آپ سے اسد عمر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، کاشف عباسی نے کہا کہ وہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے. اسد عمر کا جواب تھا ظاہر ہے کہ وہ اتفاق نہیں کرتے. ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ڈیل کوئی آفر نہیں ہوئی ہے، مختلف ذرائع سے دعوت نامے دیے گئے ہیں استحکام پاکستان کے لیے. ابھی نئی پارٹی بنی ہے، ابھی پروناؤنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے علاوہ میری کوئی سیاست نہیں ہے. اگر میں یہ دیکھوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں جا رہی تو میں نے جو ہے 2022 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا. کہ میں انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں 23 کے الیکشن نہیں لڑوں گا، یہ ذاتی فیصلہ تھا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اب صورتحال ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن لڑوں. انہوں نے کہا اگر الیکشن ہوں گے تو ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا، ورنہ ٹکٹ نہ ملا تو کسی اور پارٹی سے سیاست نہیں کروں گا. سوال آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی نے آپ کو مس مینج کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. انہوں نے کہا 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا ہے ایسا کچھ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی. ایسا کہنا ہے کہ 4-5 لوگوں کے شور 4-5 لوگوں کے مشورے مانے جاتے تھے. ایسا کہنا ہے کہ 4-5 لوگوں کے مشورے مانے جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. اسمبلیاں فواد چودھری کے کہنے سے تحلیل کرا دیں، یہ کہنا بھی درست نہیں، کیونکہ وہ تو کئی مشورے دیتے تھے، مانے نہیں جاتے تھے، اس لیے یہ کہنا درست نہیں. سوال پی ٹی آئی کے کسی شخص کے رابطے میں ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا استحکام پاکستان پارٹی بننے کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے میری کوئی بات نہیں ہوئی. سوال پرویز خٹک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جلد ہی پرویز خٹک سے میری ملاقات ہوگی، پارٹی چھوڑنے کے بارے میں پوچھوں گا. آخری دفعہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ نوشہرہ کی جو سیٹ ہے وہ بلے کے بغیر جیتنا مشکل ہے. ان سے سوال ہوا آپ کو الیکشن مل رہے تھے کیوں نہیں لیے؟ مذاکرات ہو رہے تھے، الیکشن کی سیٹ دی جا رہی تھی تو آپ نے کیوں نہیں لی؟ اسد عمر نے کہا کہ اس وقت ہمیں مان جانا چاہیے تھا، اسمبلیوں کی تحلیل جولائی میں ہو جاتی، ہمیں یہ مشورہ قبول کر لینا چاہیے تھا. ایک میٹنگ تھی جس میں خان صاحب نہیں تھے، تقریباً ساری سینئر قیادت موجود تھی. مذاکراتی ٹیم کے
तीनों मेंबर्स मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र, फ़वाद चौधरी। हर एक से मैंने पूछा कि आपके ख्याल में हमें डेट लेनी चाहिए या नहीं। स्वाय एक के तमाम लीडरशिप का व्यू यही था कि लेना चाहिए। हम सारी जद्दोजहद इलेक्शन के लिए ही तो कर रहे हैं ना। अगर वो बदनीयत होंगे और नहीं करेंगे तो एक्सपोज होंगे ना। पहली दफ़ा उमर बुंदेयाल ने हमें प्लेटफॉर्म दिया था। मेरे ख्याल में हमें उस वक़्त डील को फाइनल कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो माहिदा हो रहा था वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था। अगर ज़ुबान से फिरते तो एक्सपोज होते। उनको इनकार किसने किया? जवाब, चेयरमैन साहब ने। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। ये बात तो तय है कि फ़ैसले सारे खान साहब करते हैं और किसी की नहीं सुनते। सब बैठते हैं, खुली डिस्कशन होती है, खान साहब सबकी बात सुनकर कई दफ़ा छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं उनकी ओपिनियन लेके उनको तो वो मान लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो खान साहब कभी नहीं मानते। और किसी भी बड़े इदारे में ये जवाब है असद उमर साहब का, और किसी भी बड़े इदारे में ऐसा नहीं होता कि सबकी बात सुनकर चेयरमैन का जो अपना व्यू है वही रहे। यानी एंड में फिर डिक्टेटरशिप ही हुई ना, कि बाकी पार्टी अगर एक तरफ हो तो इमरान खान साहब की ना रहे तो फिर ना ही हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के तहलील होने के फैसले में भी मैं ख़िलाफ़ था। ये असद उमर साहब ने कहा कि केपीके की असम्बली जो है वो तहलील हो, उसके मैं ख़िलाफ़ था, लेकिन और 99% लोग भी इसके ख़िलाफ़ थे। पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ भी खान साहब ने ज़िद और रना की वजह से तोड़ दी। जमहूरियत से होना चाहिए सब कुछ फैसला। उन्होंने कहा कि 99% वोट इमरान खान का है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर कहीं के नहीं। पहले तो वो इमरान खान जितना वोट बैंक बनाएं और फिर बात बनवाएं। ये था असद उमर का सारा इंटरव्यू। जहाँ तक मेरा ख्याल है, असद उमर जो हैं वो अभी तक तो पीटीआई में हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल है उनकी जो है जो वहाँ पे मज़ीद प्रेजेंस नज़र नहीं आ रही है। खुदा करे कि जो हो अच्छे के लिए हो। और लेकिन बहरहाल एक बात के लिए मैं उनको सलूट करूँगी कि उन्होंने अपनी सियासत के तमाम सालों में कभी गालम गलोच नहीं की। वो बड़े ख़ानदानी इंसान हैं और ही इज़ सच जेंटलमैन। और आगे भी जो हो अच्छे के लिए हो। और सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप बहुत साथ देते हैं। जिन लोगों ने जिन भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। वो ख्याल रखते हैं, शामिल हाल रखते हैं। इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, मुझे सुनते रहें, और सुनने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।